गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा था। उसके नेक्स्ट आज हम अध्ययन करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान शेष। भुगतान शेष को एक तरह से आर्थिक पैरामीटर कहा जाता है। आर्थिक पैरामीटर यानी जो किसी चीज़ को नापता है। आर्थिक पैरामीटर यानी किसी देश की अगर आर्थिक गतिविधियों की हमें जानकारी चाहिए कि उस देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों के साथ कैसी है, तो हम किससे देख सकते हैं? भुगतान शेष के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। तो इसको आर्थिक पैरामीटर भी बोला जाता है। एक तरीके से भुगतान जो शेष है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक देश अन्य देशों के साथ कर रहा है, उन सब का अध्ययन करते हैं। हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर देखा कि जो व्यापार शेष था, बैलेंस ऑफ ट्रेड था, उसके अंदर हम सिर्फ केवल और केवल दृश्य जो एक्टिविटीज होती हैं, आयात निर्यात, यानी जो कि पोर्ट के ऊपर रिकॉर्ड होता है, हमने सिर्फ उसका अध्ययन किया था कि एक देश की व्यापार का जो बैलेंस है वो अन्य देशों के साथ कैसा है। भुगतान शेष के अंदर हम उसको तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ समस्त आर्थिक गतिविधियां जो भी अन्य देशों के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं, उन सब का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। साधारण रूप से भुगतान संतुलन में क्या होता है कि उन सभी आर्थिक लेन देनों का विलेख होता है जो एक देश के निवासी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, सरकार या बैंक, कोई भी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई भी है, उन सब का शेष जो विश्व है उसके बीच एक निश्चित समय में कितनी वो क्या कर रही हैं? आर्थिक लेन देन कर रही हैं। इसका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? भुगतान शेष के अंदर। यहाँ आपको ये बताया गया है। यानी भुगतान संतुलन निश्चित रूप से क्या होगा आपका? एक तरह से ये संतुलित ही होता है। हालांकि हमने जो देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके अंदर क्या था कि डेफिसिट और सरप्लस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये हमेशा संतुलन में रहता है। हम आगे इसी चैप्टर में इसको बताएंगे कि ये संतुलित कैसे रहता है। कुछ एंट्रियाज होती है या फिर हम अपना गोल्ड वगैरह बेच के अलग अलग मेजर्स होते हैं, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। तो ये था इसका अर्थ भुगतान शेष का। यानी कि आपने क्या समझा कि भुगतान संतुलन एक तरह से क्या, एक तरह से एक विवरण या एक अकाउंट होता है जिसमें देश की कुल दृश्य और अदृश्य, यानी विजुअल एंड जो अविजुअल आपकी जो है अदृश्य, उन आयात निर्यातों को दिखाता है। ये किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों से होने वाले संपूर्ण लेन देनों का विस्तृत ब्यौरा होता है। एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है। इसमें क्या होगा? वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे पूंजी हो, ब्याज, लाभ, कुछ भी हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक गतिविधि होनी चाहिए किसके साथ? एक देश की बाकी विश्व के साथ। उन सभी का जो समावेश है वो किसके अंदर होता है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की, यानी इसकी नेचर कैसी होती है। तो ये एक क्या होता है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रेडिट और डेबिट पक्ष दोनों इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर इसकी एंट्रीज करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि एक देश का अन्य देशों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। ये इसी चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें डेबिट में आती हैं, कौन सी क्रेडिट में आएंगी, किस हिसाब से इसको संतुलित किया जाए। तो ये क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेसिक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है। और निश्चित अवधि में क्या बताएगा? एक देश का अन्य देशों के साथ संपूर्ण आर्थिक लेन देन का क्या होता है? ब्यौरा होता है। डबल एंट्री सिस्टम और सेल्फ बैलेंस्ड होता है। सेल्फ बैलेंस्ड से आपको पहले ही बताया कि इसके दोनों भी, जब हम डबल एंट्री सिस्टम में कर रहे हैं तो खाते के दोनों पक्ष बराबर होंगे। हालांकि संतुलित नहीं रहता है ये व्यावहारिक रूप से, इसको संतुलित किया जाता है। संतुलित कैसे करेंगे? तो अगर हमें हमारे जो इनकम है वो कम है और हमारी एक्सपेंसेस जो ज़्यादा है, यानी एक तरह से हमारे आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो इसको क्या किया जाता है? सोने को बेच के या प्रतिभूतियों को बेच के या लोन लेके या फिर इन्वेस्टमेंट को पूंजी मंगवा के, इस तरीकों से इसको क्या किया जाता है? बैलेंस कर लिया जाता है। हालांकि सेल्फ बैलेंस होना ज़्यादा जरूरी होता है। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस, यानी इसके अंदर जो डिफरेंस आते हैं उनका क्या किया जाता है? समायोजन कर लिया जाता है। ये क्या होता है? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट टर्म्स, यानी ये सभी का लेन देन करता है। जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि इसके अंदर चाहे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, बैंक, कोई भी हो, सरकार, प्राइवेट, सबका क्या किया जाता है? अन्य देशों के साथ अगर कोई व्यवहार हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यानी दृश्य और अदृश्य, विजुअल और अनविजुअल ट्रेड, सबको इसमें शामिल किया जाता है। फिर चाहे वो पूंजी पर ऋण हो, ब्याज हो, लाभ हो, आयात निर्यात, कुछ भी, सेवा, वस्तु, जिसका भी आप लेन देन कर रहे हैं वो सब इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। कोई देश लगातार अगर घाटे में चल रहा है तो क्या होगा? उसका आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो ये सारी क्या होती हैं? इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की विशेषताएं होती हैं, नेचर, इसकी प्रकृति होती है।
अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को, पेमेंट को प्रभावित करते हैं, यानी व्यापार जो आपका भुगतान शेष है उसके संतुलन को कौन प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाली बात में सबसे पहली बात क्या आती है आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप ये चीज़ मान के चलिए, चाहे वो व्यापार संतुलन है चाहे भुगतान संतुलन है, चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड का अध्ययन करें या बैलेंस ऑफ पेमेंट का, मेजर पार्ट जो इसके अंदर आएगा वो आता है आपका आयात और निर्यात आपका कैसा है। अगर आपके निर्यात अधिक हैं, आपके आयात कम है, तो दोनों ही खाते आपके प्लस में चलते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है, हमारे आयात ज़्यादा होते हैं, निर्यात कम होते हैं। हमारे निर्यात कम क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है अन्य देशों की तुलना में। जब हम कंपटीशन के अंदर कोई प्रोडक्ट उतारेंगे और उसकी लागत ज़्यादा आएगी तो वो नहीं बिकेंगे। यानी इसको कौन प्रभावित करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी क्या है उस चीज़ की। फिर बात आती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई की। हमारा देश एक क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे डिमांड हमेशा क्या रहती है, जनरेट रहती है, और सप्लाई उसकी तुलना में उस कॉस्ट के ऊपर नहीं हो पाती है। तो डिमांड और सप्लाई इसको प्रभावित करती है। फिर इसको कौन प्रभावित करेगा, एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अब जो देश होते हैं आयात निर्यात जब करते हैं तो डिपेंड करता है उस करेंसी की वैल्यू क्या है, और उस कभी कभी आयात निर्यात बढ़ाने के लिए करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम या ज़्यादा भी कर दिया जाता है। जैसे कि हमें अगर निर्यात बढ़ाने हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। तो एक्सचेंज रेट भी किसको प्रभावित करती है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करती है। उसके बाद अंतिम आता है आपका एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दबाव। आयात निर्यात जो होता है वो, हालांकि बोला जाता है कि आज ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, सारे देश आपस में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अभी भी जो डोमिनेट कंट्रीज है उनके द्वारा अपने हिसाब से नीतियाँ, व्यापारिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, और जो कम विकसित देश हैं उन पे अपनी वस्तुएं आयात करने के लिए प्रेशर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामरिक हो, जिस दृष्टि से भी डालना संभव हो, उन पे प्रेशर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसको प्रभावित करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या महत्व होता है। यानी आपको बताया कि ये क्या होता है, एक तरह से आर्थिक बैरोमीटर आपका होता है। यानी हमें इससे पता चल जाता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। यानी सबसे पहली बात इसका महत्व क्या है, फोरकास्टिंग की। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो किस में हेल्प करता है, आपके एक देश की जो पोटेंशियल है कंट्री का, उसको देखने में, उसके अनुमान लगाने में, उसकी फोरकास्टिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। इंडिकेटर ऑफ प्रेशर, ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, कि हमें आयात ज़्यादा हो रहे हैं, निर्यात ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम संतुलित हैं तो ठीक है, अगर हमारा अतिरेक है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हम डेफिसिट में चल रहे हैं तो हमें किस चीज़ की जरूरत है, इन नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। सिग्नल ऑफ इम्पोजिशन, ये क्या करता है कि एक तरह से आपके जैसे लाइसेंस फी, रॉयल्टी फी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी क्या की जाती हैं, चार्ज की जा रही हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम किस में देख सकते हैं, इनको हटाने की आवश्यकता है या लगाने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अध्ययन करने से मालूम चल जाती हैं। जजिंग द स्टेबिलिटी, यानी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा संतुलित चल रहा है तो हम उससे देख सकते हैं कि हमारा देश में क्या है, आर्थिक गतिविधियाँ सारी संतुलित चल रही हैं। तो इससे हम एक जज कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ के परिवर्तन की आवश्यकता है, और हमारे अन्य देशों के साथ जो व्यवहार चल रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। अब बात आती है कि असंतुलन। तो अभी तक हमने बात की भुगतान संतुलन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भुगतान असंतुलन क्या होता है। यानी कब होगा भुगतान असंतुलन, जब हमारे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर ना हो। यानी हमारी जो प्राप्तियां हैं और हमारे जो खर्चे हो रहे हैं दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं असंतुलन स्थापित हो जाता है। अब ये असंतुलन आपका, वैसे तो 3 कंडीशन होंगी कि या तो संतुलित होगा या असंतुलित होगा। असंतुलित में फिर 2 कंडीशन बन जाती हैं कि या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि असंतुलन होता क्यों है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो भुगतान शेष के अंदर आपका संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलन की 2 कंडीशन होंगी आपकी, कौन सी, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस यानी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसमें क्या है, अतिरेक है। कब होगा आपका अतिरेक, जब आपके क्रेडिट क्या है, डेबिट से ज़्यादा है। क्योंकि क्रेडिट का आप इसी में बताएंगे आगे आपको कि क्रेडिट के अंदर हम सारी इनकम्स, हमारे सारे निर्यात, इनको शामिल किया जाता है, हमें जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं उनको शामिल किया जाता है। क्योंकि डेबिट साइड के अंदर हम इसके अंदर हमारे आयात और हमारे खर्चे और हमारे कोई भुगतान हम कर रहे हैं तो उसको शामिल किया जाता है। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंस। तो बैलेंस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो क्रेडिट है और डेबिट है दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो संतुलन है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका क्या है, सरप्लस, यानी क्रेडिट इज ग्रेटर देन
डेबिट, इसको क्या कहा जाएगा, फेवरेबल बैलेंस, यानी ये क्या है, हमारा पक्ष का जो है संतुलन है। दूसरी बात आती है कि कंडीशन क्या हो सकती है, आपको डेफिशिएट हो सकता है। डेफिशिएट के अंदर क्या होगा कि आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने जो बनाया है उसमें क्या होंगे, आपकी क्रेडिट्स क्या होंगी, डेबिट से कम होंगी, यानी क्रेडिट लेस देन डेबिट, यानी हमारी इनकम क्या है, हमारे जो भुगतान कर रहे हैं हम उसकी तुलना में कम है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डेफिशिएट कहलाएगा। भारत के संबंध में मोस्टली यही रहता है। इसको क्या कहा जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कहा जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भुगतान संतुलन या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। अगर फेवरेबल है कब होगा, जब आपकी क्रेडिट्स ज़्यादा हैं, यानी आपके पास सरप्लस है, और अनफेवरेबल कब होगा, जब आपके डेबिट्स ज़्यादा हैं, यानी एक तरह से आपके क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट हो चुका है। तो ये था आपका इसका प्रकार के किस हिसाब से कंडीशंस हो सकती हैं। अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है क्यों होता है, असंतुलन क्यों होता है, क्या कारण है कि भुगतान संतुलन में आपका जो है असंतुलन या असाम्यता पैदा होती है। इसमें जैसे पहला आपको दे रखा है कि डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी विकास कार्यों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं, या हमें आयात भी ज़्यादा करना पड़ता है। बड़े विकास कार्य करने हैं तो हमें बड़ी मशीनरी चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ाने पड़ते हैं, और साथ साथ हमें चीज़ों का आयात भी करना पड़ता है। तो क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट तो आपके स्टेबल चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, और इंपोर्ट आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब ये चीज़ होगी, तो जब आपके आयात बढ़ेंगे और निर्यात आपके या तो वही हैं या कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपका असंतुलन में डेफिसिट स्थापित होगा। दूसरी बात आती है आपकी प्राइस या कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी अगर प्राइस स्ट्रक्चर हमारे कंपटीशन के हिसाब से सही नहीं है, तो क्या होगा, आपका भुगतान संतुलन में असाम्यता स्थापित होगी, क्योंकि हमारे निर्यात कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजिंग इन प्राइस ड्यू टू हायर वेजेस, हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ मजदूरी नियमों के कारण या फिर महंगाई के कारण या इन्फ्लेशन के कारण धीरे धीरे क्या होती है, मजदूरियाँ बढ़नी स्टार्ट होती हैं। मजदूरी जब बढ़ेगी तो जो मजदूर काम में लगे हुए उससे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन के कारण जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें किस मिल के क्या करती हैं, उस वस्तु की कॉस्ट या प्राइस को बढ़ा देती हैं। और जब जितनी वस्तु महंगी होती जाएगी, वो निर्यात के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे जब स्टैंड करेंगी विदेशी वस्तुओं के साथ में, तो वो महंगी स्थापित होगी और आयातक उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे। तो ये दूसरा बड़ा कारण स्थित होता है असंतुलन का, भुगतान असंतुलन। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब जब आप वैल्यू कैसे आपकी कम हो जाएगी कि आपके इंपोर्ट तो क्या है वही है, और एक्सपोर्ट आप कंपटीशन में नहीं फाइट कर पा रहे हैं, या आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है और आप उनको प्रॉपर सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंपोर्ट आप वही रख रहे हो और एक्सपोर्ट आपके कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मुद्रा है वो क्या करती है, कमज़ोर पड़ती है। और सीधा अगर हम बात करें कि अगर एक्सचेंज जो वैल्यू है उसको डाउन कर दिया जाता है, अगर आप डाउन करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका अवमूल्यन अगर आप खुद करते हैं अपनी मुद्रा का, तो आपके निर्यात क्या होते हैं, बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और आप अधिमूल्यन करते हैं तो आपके आयात बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज रेट के अंदर हम जो परिवर्तन करते हैं वो इसको प्रभावित करता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन रिच कंट्रीज। बड़े जो देश हैं, विकसित देश जो हैं, वो क्या करते हैं, एक बल्क के अंदर प्रोडक्शन करते हैं। तो जब बल्क के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आती है। लॉस ऑफ कॉलोनियल मार्केट, जो एक मार्केट है उसका लॉस होता है कहीं ना कहीं। मोर इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं ये क्या होती है, एक तरह से एक्सपोर्ट की जो डिमांड है विदेशों के अंदर अगर कम हो रही है, तो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे क्या कर पाते हैं, फाइट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पीपल इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज टेंड टू फॉलो कंजप्शन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज। हम क्या करते हैं, जो विकसित देश हैं उनके फैशन या उनकी लाइफस्टाइल या उनके जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उनको हम यूज़ करना एक आत्म संतुष्टि का प्रतीक मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इफेक्ट आता है, देखा देखी जिसको हम अगर बोलें तो वो चीज़ है। तो ये किसको बढ़ा देती है, अनायास ही इससे क्या होते हैं, हमारे आयात बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट इंक्रीज एंड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। तो जब हम देखा देखी करेंगे और विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो क्या होगा, हमारे
आयात बढ़ेंगे, निर्यात हमारे उतने ही हैं या वही हैं, तो हमारा क्या होगा, असंतुलन स्थापित होगा। इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग, जो एक तरह से बोरोइंग्स जो है वो कंट्री है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, लैंडिंग कंट्री है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बोरोइंग्स जितने, अब कोई देश, एक कहावत है कि कोई देश गरीब, कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, यानी वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है कि वो उसे निकल ही नहीं पाता। उसकी इनकम कम है, इनकम कम है इसलिए उसको खाने को कम मिलता है, इसलिए वो बीमार हो जाता है, इसलिए वो काम पे भी नहीं जा पाता, तो वो एक उसी चक्कर के अंदर घूमता रहता है। तो इसी तरह से बोरोइंग और लैंडिंग जो होती है एक तरह से, तो जब कोई देश ले लेता है उधार और एक बार इस चक्कर में फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके ऑलरेडी जो ब्याज की मदें होती है, उसके पूंजी के जो खर्चे होते हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो बोरोइंग कंट्री जो होती है वो है मोस्टली क्या करेंगी, अनफेवरेबल लेंगे, और जो लैंडिंग कंट्रीज होती है वो जो आपके फेवरेबल के लिए ले सकते हैं। जो बोरोइंग लैंडिंग जो है इसको आपको प्रभावित इससे होती है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग डिप्रेशन इनकम ऑफ पीपल इज फॉरेन कंट्रीज फॉल। उससे क्या होंगे, आपके एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे और फिर क्या होगा, आपका असंतुलन स्थापित हो जाएगा। तो एक तरह से क्या होता है, ये एक साइकिल बन जाता है, किसका, असंतुलन का एक चक्कर प्रस्तुत हो जाता है। तो जैसे आर्थिक मंदी आती रहती है, उतार चढ़ाव, बिजनेस साइकिल जैसे हमने अध्ययन किए थे पहले की क्लासों में, तो उनमें भी क्या होता है, तेजी मंदी फिर संतुलन, ये सब चलता रहता है। तो जब मंदी की कंडीशन चल रही है तो उससे क्या होगी, आपकी इनकम कम होती है, इनकम कम होंगी तो आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और फिर आपकी आय भी क्या होगी, कम होगी, और आयात आपके उतने ही रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं असंतुलन स्थापित का कारण बन जाते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल फैक्टर। कभी कभी जैसे प्राकृतिक आपदा कोई आ गई, या कोई, हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे देश के अंदर पैदा ही नहीं हो सकती, हमें उन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आयात करना ही पड़ता है। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण भी क्या होता है, संतुलन स्थापित हो जाता है। या कुछ चीज़ों का हम निर्यात करते हैं लेकिन हमारे देश के अंदर बाढ़ या काल की स्थिति होगी जिसके कारण उन चीज़ों का उत्पादन नहीं हो पाया, भूकंप या किसी त्रासदी के कारण, सुनामी जैसे कुछ चीज़ें आज पूरी पूरी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, निर्यात प्रभावित हो जाता है। तो ये नेचुरल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, भुगतान असंतुलन को क्रिएट करते हैं। फिर आपका आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी ये तो हमारा सबसे बड़ा कारण है, ये हमारे आया ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। जब एक ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो या तो हमें खुद प्रोडक्शन करना चाहिए, अगर खुद का प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे, और हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा भुगतान असंतुलन स्थापित होगा। और यह हमें क्या करना चाहिए, हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के रूप में बनाना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन भी उसी के रूप में बढ़ने चाहिए। लेकिन हमारी क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है और हमारा प्रोडक्शन की उतनी है नहीं, तो क्या होंगे, आपके इंपोर्ट इंक्रीज होते हैं और इससे आपकी एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो भी आपकी कम होती है, क्योंकि आप जो उत्पादन कर रहे हैं वो अपने देश को ही आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो एक्सपोर्ट फिर आपसे कहाँ से आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अब बात करते हैं कि सजेशंस क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ठीक करने का आपको शुरू में ये एक बात बताई कि आपको किस पे ध्यान देना है, इंपोर्ट आपके कम करने हैं, एक्सपोर्ट आपके बढ़ाने हैं। अगर हमने इन चीज़ों दोनों पे कंट्रोल कर लिया तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को संतुलन में ले आएंगे। तो इन्होंने बताया कि जो टू मेजर्स आर फॉर, फर्स्ट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड सेकंड वन इज रिड्यूसिंग इंपोर्ट। फिर हमें क्या करना है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। हम पॉपुलेशन कंट्रोल रखेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। दूसरा इसका ऑप्शन आपका आ गया इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तीसरा एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमें क्या करना चाहिए, विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहिए। विदेशी निवेश बढ़ेगी, विदेशी पूंजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम कॉस्ट के अंदर फाइट कर पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा निर्यात होंगे। चौथा आता है इसके अंदर ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमें व्यापारिक समझौते करने चाहिए, जिन और शर्तों और नियमों का पालन हमें भी करना चाहिए और अन्य देशों को भी उनको पालन करवाने के लिए बाध्य करना चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट कंपटीशन में फाइट कर सकें। अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी पूंजी का एक भारत के अंदर जो मेजर स्रोत है वापस प्राप्त करने का आय का, वो है टूरिस्ट। तो हमें उन चीज़ों पे भी, उस इंडस्ट्रीज पे भी और ध्यान देना चाहिए और उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी, आपको बताया था पीछे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर भी कि जब हम अवमूल्यन कर देते हैं, अवमूल्यन करते हैं तो हमारे मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है, यानी $1 के सामने 60 रुपये, और आज हमने कर दिया $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो ये हमने क्या कर दिया, हमारी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर दिया। अब जो
$1 में पहले जो 60 रुपये की वस्तुएं खरीद पाता था भारत से, वो अब $1 में कितनी खरीद पाएगा? 70 रुपये की। यानी पहले मान लो $1 में, $1 के अंदर 60 टॉफ़ी लेता था वो, ये क्योंकि $1 की एक टॉफ़ी थी और उसको तो $1 देना होता था, उसको क्या मिलता था? 60 टॉफ़ी मिलती थी। अब वही $1 के अंदर वो कितनी टॉफ़ी ले पाएगा? क्योंकि भारत के अंदर उस डॉलर की वैल्यू क्या कर दी हमने? 70 रुपये कर दी, वो कितनी टॉफ़ी ले लेगा? 70। तो इससे क्या होंगे? हमारे निर्यात बढ़ेंगे, क्योंकि उसके जो आयातक देश है उसके लिए हमारे निर्यात क्या पड़ रहे हैं? सस्ते पड़ रहे हैं। तो डिवैल्यूएशन हमें कर सकते हैं। हालांकि ये हर बार नहीं किया जा सकता, सामने वाला देश इसकी प्रतिक्रिया करके खुद की कर दे तो ये चीज़ें निष्प्रभावी हो जाती हैं। फिर आपका आता है डिफ्लेशन। हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, मुद्रा प्रसार पर रोक लगानी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, ये आपको शुरू में बता दिया कि आपको क्या करना है? इंपोर्ट को कम करना है, हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को आयात करना है जो नेसेसरी गुड्स हैं, उसके हम ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन कुछ हो गई या कुछ टेक्नोलॉजी की मशीनें हो गई जो कि महती आवश्यक हैं। लग्जरी गुड्स या जो डेली लिविंग गुड्स हैं या फिर दिखावे के लिए हम जो पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो कर रहे हैं या ब्रांड्स को पकड़ के बैठे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमें उनका सब्स्टिट्यूट भी देखना चाहिए। क्या हम उसका हमारे देश के अंदर उत्पादन कर सकते हैं? क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? क्या हम अंधाधुंध आयात ही किए जा रहे हैं? क्योंकि हमें मिल रहा है आसानी से, हमने उसका सब्स्टिट्यूट नहीं सोच रहे, लेकिन ये हमारे लिए क्या होंगे? नुकसानदेह साबित होंगे। अब बात करते हैं हम कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। आपको शुरू में बताया था कि हम कैसे बैलेंस, पहले तो हम देखते कैसे बैलेंस, तो हम अकाउंट के माध्यम से ही देखेंगे। तो अकाउंट्स में जब हम देखते हैं तो हमें दो पक्ष आपको पता है, एक क्रेडिट और दूसरा होता है डेबिट। तो इन दोनों पक्षों को क्या होता है? बराबर होना चाहिए। तो क्या है? संतुलन में। और आपके क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट साइड आपकी कम है, तो आप क्या है? आपके पास अतिरेक या सरप्लस है। और अगर आपके डेबिट ज़्यादा है और आपके क्रेडिट कम है तो ये आपका क्या है? डेफिसिट है। यानी इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट में कौन कौन सी मदें आएंगी। तो आपको बताया कि सारी इनकम सारी किस चीज़ में आएंगी? आपकी क्रेडिट के अंदर आएंगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप कोई भी निर्यात कर रहे हैं, चाहे वो सेवा का कर रहे हैं चाहे वस्तु का कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगा? आपका क्रेडिट। इनकम फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई इनकम आ रही है आपकी, विदेशों से कोई आय हो रही है अन्य स्रोतों से, वो किसके अंदर आएगी? क्रेडिट के अंदर। ट्रांसफर कोई बाहर से हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा? क्रेडिट के अंदर। बाहर का कोई पैसा यहाँ देश के अंदर लगा रहा है, यानी इंक्रीज इन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आपने कोई बाहरी आपका दायित्व बढ़ रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? एक तरह से कैश का तो या पूंजी का तो क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, तो किसके अंदर आएगा? क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। डिक्रीज इन एक्सटर्नल एसेट्स, हमारी कोई संपत्ति है बाहरी जो, उसके अंदर अगर कमी हो रही है तो किसके अंदर आ जाएगा? आपकी क्रेडिट साइड। अब इसका जस्ट अपोजिट सारी चीज़ें किसमें आएंगी? आपकी डेबिट साइड के अंदर आएंगी। डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? जब क्रेडिट में हम एक्सपोर्ट करें तो डेबिट में इंपोर्ट, तो डेबिट में इसमें क्या आएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आएगा आपका। फिर इनकम पेबल, कोई बाहर आप को देना है कुछ पैसा, उसको आएगा। ट्रांसफर अगर बाहर कर रहे हैं तो वो आएगा। डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आप कोई बाहरी भुगतान कर रहे हैं, जो आपका पहले कोई दायित्व था वो आपने चुकाया है। और इंक्रीज इन एक्सटर्नल एसेट्स, बाहर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? आपकी डेबिट साइड। यानी जितनी भी आपकी आय है वो क्रेडिट साइड, और जितना भी आपके एक्सपेंसेस संबंधित चीज़ें हैं वो सारी डेबिट साइड के अंदर आएंगी। तो ये क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग होती है। और इन दोनों से कंडीशंस क्या होंगी? या तो सरप्लस होगा और या डेफिसिट होगा। ये जैसे आप क्रेडिट साइड में जैसे कुछ मदें और भी आती हैं इसमें, जैसे टेबल में लिखना रह गया। इसमें आप जैसे कोई जैसे सोने का आप निर्यात कर रहे हैं, तो आप जब निर्यात करोगे सोने का तो हमें क्या करेंगे? संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करते तो हम क्या करते हैं? या तो हमारे पास जो विदेशी कोष हैं वो देंगे हम, या सोना देंगे। तो एक तरह से हम सोने का जब हम निर्यात करते हैं तो किसके अंदर आएगा? आपका क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा। और सोने का अगर आप आयात कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा? आपका डेबिट साइड आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी आपकी जो इसके अंदर आप शामिल करते हैं। अब जो निर्यात हमने जितने लिखे हैं या क्रेडिट साइड हमारी है, इसको क्या बोला जाता है? विकलन बोला जाता है, विकलन। और आयात साइड या डेबिट साइड इसको क्या बोला जाता है? समाकलन बोला जाता है। इन चीज़ों में दिखाया जाता है। यानी हम बात करें तो बाएं भाग में समस्त दृश्य और अदृश्य निर्यात, या जो बाकी देशों को जो भुगतान प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे। और जो आपका जितनी भी टोटल है बाई और की क्रेडिट साइड की, उनको क्या कहा जाएगा? आपका विकलन कहा जाएगा। और जो कि दाहिने साइड जो हम समस्त दृश्य और अदृश्य आयातों को दिखा रहे हैं, या ऐसे जो हम विदेशों को भुगतान कर रहे हैं, उसको कहाँ दिखाएंगे? हम दाएं साइड दिखा रहे हैं। और इसको क्या बोला जाएगा? आपका समाकलन या भुगतान पक्ष बोला जाता है।
और इन दोनों पक्षों के बीच में संतुलन होना चाहिए। संतुलन नहीं होगा तो या तो आपका अतिरेक होगा और या आपका डेफिसिट होगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड और आज हमने अध्ययन किया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मोटा मोटी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल करते हैं, सेवाओं को शामिल करते हैं, जबकि भुगतान संतुलन के अंदर हम दृश्य और अदृश्य दोनों को शामिल करते हैं। यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप बाकी देशों के साथ कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाती हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम केवल क्या करते हैं, जो विजुअल गुड्स या सर्विस है जिसको पोर्ट पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, केवल उन्हीं का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। ये क्या करता है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो 2 नंबर आपको पॉइंट बताएगी, काउंटिंग फॉर ओनली फिजिकल आइटम्स, जबकि ये क्या करता है, नॉन फिजिकल आइटम को भी करता है। कौन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी एक तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्षेत्र सीमित है जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्षेत्र उससे ज़्यादा विस्तृत है। यानी ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी लेके चलता है और बाकी सारी आर्थिक गतिविधियों को भी अपने अंदर लेके चलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है 3 नंबर पॉइंट, डज नॉट इंक्लूड कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, इन चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो इसमें जो डिफरेंस है वो है मे शो डेफिसिट और सरप्लस और बैलेंस्ड। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है, आपका बैलेंस्ड हो सकता है, आपका निर्यात बराबर है, आपको घाटा हो सकता है डेफिसिट यानी आपके आयात ज़्यादा निर्यात कम है, और सरप्लस हो सकता है यानी आपके निर्यात ज़्यादा और आपके आयात कम है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये क्या होता है, हमेशा संतुलित होता है। हालांकि ये किए जाते हैं संतुलित, स्वयं संतुलित तो नहीं होते हैं, बोला जाता है इसको स्वयं संतुलित, लेकिन करना पड़ता है। करेंगे कैसे, हम हमारे पास जो सोना है उसको विदेशों को दे देंगे, भाई हमारी देनदारी है वो तो हमें चुकानी पड़ेगी, या हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार पड़े तो उसको चुका देंगे, या फिर जो पूंजी निवेश वगैरह उसके माध्यम से इसको क्या कर लिया जाता है, कैपिटल अकाउंट के द्वारा इसको समायोजित कर लिया जाता है। यानी ये हमेशा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा संतुलित होता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट, सरप्लस या संतुलित बैलेंस्ड हो सकता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आपका क्या होगा, संतुलित ही होगा। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। 4 नंबर पॉइंट पे आप स्टार लगा लें कि भुगतान संतुलित, संतुलन जो होता है शेष, वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, हमेशा संतुलित होता है। संतुलित करते कैसे हैं वो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये क्या होता है, एक मेजर सेगमेंट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्योंकि हमने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करते हैं, दृश्य और अदृश्य सभी को शामिल करते हैं। तो दृश्य सारे किस में आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। यानी एक तरह से किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक सेगमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये उसका क्या है, विस्तृत क्षेत्र है। और अंतिम जो इसका डिफरेंस है वो है प्रोवाइड्स ओनली हाफ पिक्चर ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक पोजीशन। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है तो क्या दिखाता है आपको, केवल दृश्य का दिखाता है। यानी एक तरह से आर्थिक गतिविधि तो बताता है हमें, दृश्य प्रस्तुत करता है देश का, लेकिन आधी पिक्चर हमें प्रस्तुत करता है। जबकि हमें पूरा आर्थिक पैरामीटर अगर चाहिए तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमें देखना पड़ेगा। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या करता है, एक देश की पूरी आर्थिक जो तस्वीर है उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो पेपर में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप क्या बता देंगे, ये जो है मेजर डिफरेंस होते हैं। यानी किस आधार पे कर सकते हैं हम अंतर, दृष्टिकोण के आधार पे। यानी व्यापक है वो क्षेत्र भुगतान शेष का, जबकि व्यापार शेष का संतुलित होता है। फिर इसके अंदर शामिल की जाने वाले मदों के आधार पर कर सकते हैं, एक में दृश्य जबकि एक में दृश्य और अदृश्य और समस्त लेन देन होते हैं। क्षेत्र के आधार पर कह सकते हैं व्यापार क्षेत्र का छोटा होता है जबकि भुगतान का क्षेत्र बड़ा होता है। फिर हम बात करते हैं प्रकृति की, तो उसमें सिर्फ आयात निर्यात वस्तुओं को शामिल किया जाता है, दृश्य को, जबकि इसमें सभी को शामिल कर लिया जाता है। विश्लेषण का आधार तो हम बता सकते हैं कि व्यापार से केवल हमें आदि आर्थिक गतिविधियों का ही पता चलता है, जबकि संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हमें किससे पता चलती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती हैं। विनिमय दर का निर्धारण तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के द्वारा नहीं हो सकता, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से विनिमय दर का निर्धारण भी हमें पता लगता है कि देश की कंडीशंस कैसी है, तो अब हमारी मुद्रा किस हिसाब से विदेशी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने वाली है। तो ये था इसका अंतर, यानी व्यापार शेष और भुगतान शेष में भेद, अंतर या आपस में इन दोनों की तुलना। अब इसका जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और अदर जो ओमिशंस, एरर्स होती हैं, समायोजन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।